तो हमने शेख चिली नहीं बनना, स्मार्ट गोल सेटिंग करनी है। स्मार्ट गोल सेटिंग में क्या होता है, एस का मतलब है स्पेसिफिक गोल, एम मेजरेबल गोल, ए अटेनेबल गोल, आर रेलेवेंट गोल और टी टाइम बाउंड गोल। शुगर की सक्सेस के बाद मेरा अब जो टारगेट है वो फिजिकल एक्टिविटी का है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं हर हफ्ते अपने आप को बताती हूँ बस मंडे से एक्सरसाइज शुरू। लेकिन जब मैं अपना टाइम टेबल देख रही होती हूँ तो उसमें मैंने कहीं पर भी ये नहीं रखा होता कि मैंने एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है। बस ये सोचा मंडे को करनी है। अब मंडे को सुबह कहती हूँ थकी हुई हूँ, ये काम करना है, किसी को ईमेल करनी है, किसी को कॉल करनी है, कोई घर की सफाई करनी है, किसी क्लास के लिए भाग के जाना है। दोपहर को ऑफिस में 15 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद करके, ऑफिस में फिर पेशेंट्स हैं। अच्छा शाम को घर आते साथ ही फिर घर आके तो थक गई हूँ, चाय पीनी है। अच्छा मैं रात को इशा से पहले, इशा के बाद, मतलब वो पोस्टपोनिंग वाला तरीका होता है। तो आपने स्मार्ट गोल सेटिंग करनी है, जो भी टास्क करना है, और वो मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगी कि स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे होती है, कि आप बड़े स्पेसिफिक गोल अपने लिए सेट करते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, अटेनेबल होना चाहिए। मसलन मैं चली ही नहीं कहीं, 2 कदम नहीं चलती, अब मैं जनाब जिम जाकर वेट्स उठाकर और पहले दिन जो है मैं वो कहूँ कि वो मरगला हिल्स के टॉप पे मैंने पहुंच जाना है, तो उससे क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, सस्टेनेबल नहीं होगा। तो मुझे ये देखना है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। और इसी को माइंड में रखते हुए, जैसे लास्ट ईयर तक मैं देखती थी कि मेरे सिर्फ 2000 स्टेप्स होते थे, तो अब मेरे यूजुअली एक दिन में 5000 तक स्टेप्स हो जाते हैं। कल मेरे 6000 थे तो मैं बहुत खुश हुई। कभी कभार जब कोई होता है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई और ऐसा इवेंट है, उसमें बहुत चलना फिरना पड़ता है, तो 10,000 भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं स्टेप्स तो बढ़ाऊं, मैं तो स्टेप्स भी नहीं बढ़ा रही। तो और उस पर मैं नजर रखती हूँ हर वक्त कि कितने स्टेप्स हुए हैं। किसी किसी दिन होते हैं कम स्टेप्स, अभी भी जाना मुझे 10,000 तक है, क्योंकि अभी भी ये हेल्दी नहीं है। और आपको पता है, लोग आपको हर वक्त कहते हैं आप तो बहुत एक्टिव हैं, आप तो इतना चलती हैं, लेकिन मुझे पता है कि वही बात है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, उसके मुताबिक नहीं है। तो आपने एक तो ये करना है, टेनेबल हो, रेलेवेंट हो, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक हो। मैं आपको आज एक्सरसाइज की यही मिसाल दूंगी कि मुझे कभी कभी कोई कहता है उठो मेरे साथ फजर के फौरन बाद चलते हैं और वॉक करके आते हैं। अब 1-2 दफा मैंने की तो मैं तो बिल्कुल कोलैप्स होने वाली होगी, क्योंकि मेरा तो बस उसके बाद दिन शुरू हो गया है और मेरे पास रात तक कुछ टाइम नहीं है। लेकिन वो मेरा दूसरा साथी क्यों बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इसलिए कि उसने आकर फिर कोई आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट किया, फिर उसने घर में रिलैक्स किया, फिर उसने अपने आप को अनवाइंड किया, फिर अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो 12-1 बजे उसने कैलूला भी कर लिया। तो वो तो बड़ी आसानी से कर रहा है। मैं नहीं कर सकती जो कि मेरा लाइफस्टाइल है या जो मुझे काम करने हैं। तो मुझे फिर अपने मुताबिक देखना है, मेरे से रेलेवेंट हो जो भी मैं प्लान बनाऊं। तो ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है। दूसरों से हम बहुत सारी टिप्स ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन प्लानिंग हमें अपनी ही करनी है। हम उनकी बुनियाद पे नहीं प्लान बना सकते, उससे हम तंग होंगे। चलें जी, पहले पिलर की तरफ चलते हैं। पहला पिलर है हमारा न्यूट्रिशन का। इस पे हम सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, लिव टू ईट और ईट टू लिव। जिंदगी जो है अल्लाह ताला ने उसका मजा खाने पीने के साथ रखा हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर डाइटिंग की बात नहीं कर रहे, हम लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं। वो लाइफस्टाइल चेंज जिसको आपने सस्टेन करना है, उसको सस्टेन आप कैसे करेंगे, आपने हेल्दी प्रिंसिपल्स पे जाना है। जो डाइटिंग वाले लोग होते हैं वो किस पे जाते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उनकी तो मुझे अनहेल्दी लगती है। फाके करते हैं। वो समझते हैं मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे आके पूछते हैं कि मैंने तो मतलब वही बात है, 6 घंटे कुछ नहीं खाया, 10 घंटे कुछ नहीं खाया, और उनके अनहेल्दी स्पेक्ट्रम बढ़ते जाते हैं। फिर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, एक टर्म है न्यूट्रिएंट रिच और एक है कैलोरिक रिच। क्या फर्क है, एक में गजाइयत है, एक में कैलोरीज है, मोटापा है। डाइट जो भी आप खाते हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने अपनी जगह पे करना है। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत ये बताऊंगी ये ना खाएं ये खाएं, क्योंकि जो बहुत से डाइट प्लान्स हैं, कोई कीटो डाइट है, कोई एटकिंस है, कोई ये है, कोई वो है, उनमें यही चीजें आपको ना बिल्कुल स्पेसिफिक कर दी जाती हैं, आपके दिमाग को नहीं खोला जाता। मैं चाहती हूँ कि अपने दिमाग को खोलें। कल को हो सकता है किसी चीज के बारे में कोई ऐसी रिसर्च आ जाए कि नहीं ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, तो आप उसको आसानी से उसी लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर सकें।
बेसिक प्रिंसिपल्स को ज्यादा अडॉप्ट करें तो वो बेहतर होता है। अब बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है कि जी आपने न्यूट्रिएंट रिच फूड लेनी है, कैलोरिक रिच नहीं। जैसे बहुत से लोग जब आकर मुझसे ये बात करते हैं कि जी हमारा बच्चा नहीं खाना खाता, और वो क्या कर रही हैं, ठूस ठूस के खिला रही हैं। कई मदर जैसे मुझे आके कहती हैं ये जो कमर्शियल होते हैं ना सीरियल्स, जबरदस्ती खिला रही हैं, सेरेलैक खिला रही हैं और पता नहीं क्या क्या खिला रही हैं, पेट भर जाए। तो ये कौन सा है, ये कैलोरिक रिच है, ये न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। आपने बच्चे का पेट भर दिया है लेकिन बच्चे को कोई फायदा नहीं इससे हो रहा, बल्कि उसकी एलर्जीज बढ़ेंगी, उसकी बीमारियां बढ़ेंगी। ये लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। जब मैं बताने की कोशिश करती हूँ वो इतने हैरान होते हैं कि ये हम क्यों नहीं खिला सकते। इसी तरह आप बाहर जाएं तो आप देखें ये प्यूरीज बनी हुई, प्रिजर्वेटिव लोडेड होती है। माएँ समझती हैं कि हम ये वाली जब डाइट देंगे बच्चों को तो ये तो बड़ी एनर्जी वाली चीज दे रहे हैं, हम तो जी इतना पैसा लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर या फैमिलीज के ऊपर, क्या देना है न्यूट्रिएंट रिच। उनको मैं कहती हूँ आप बच्चे को 3 बादाम खिला दें। अब आप देखें कितने घरों में बच्चे जो हैं वो कंप्लेन ये होती है कि जी सुबह नाश्ता नहीं करके जाते, तो क्या करना चाहिए, खजूर दे दें। तो वो माएँ इतनी हैरान हो के मुझे कहती है लेकिन इससे पेट तो नहीं भरेगा। एग्जैक्टली पेट हमने नहीं भरना, हमने अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स देने हैं। हमने ये देखना है कि मैं जो भी खाऊं उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ज्यादा हो। आपने फ्रेंच टोस्ट का जिक्र किया था किसी ने, तो मेरी बहन क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन कोई प्रैक्टिस करती है, तो मैं जब गई तो उसने मुझे कहा कि कल मैं आपको फ्रेंच टोस्ट खिलाऊंगी। अब फ्रेंच टोस्ट तो आपको पता है हम सबकी वीकनेस है। मैंने उसको बड़ी गिल्टी नज़रों से देख के कहा मुझे फ्रेंच टोस्ट खिलाओगी तो वही बात है, ये तो हेल्दी नहीं होगा। तो बड़ा मुस्कुरा के कहती देखिएगा मैं आपके लिए हेल्दी वाला बनाऊंगी। तो उसने क्या किया कि उसने वो होल व्हीट हेल्दी वाली ब्रेड ली, अंडे उसमें थोड़े डाले, उसमें उसने ऑयल ना होने के बराबर डाला और उसमें सिर्फ उसने ब्राउन शुगर शक्कर डाली और उसको बेक किया, फ्राई नहीं किया, बेक किया। और फिर उसके ऊपर उसने बेरीज डाल के मुझे दिया कि अब आप खाएं। यानी हम क्या सोच रहे हैं, अगर मैं आपको बता रही हूँ हम सोच रहे हैं हम खा ही नहीं सकते। आपको सब चीजें बंद नहीं करनी, आपको उनके अंदर स्मार्टनेस लानी है कि जी ये न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। तो आपको फिर अपने आप को हर चीज के मामले में एजुकेट करना होगा। और इंटरनेट पे इस वक्त इंफॉर्मेशन होती है, किसी के मामले में भी आप कंपैरिजंस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच फूड कैसे होगा और हमने इसको कैसे बनाना है। फिर ये कि आपने ये चेक करना है कि जब आप कुछ भी जंक खाते हैं उस वक्त आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है, जब आप जंक छोड़ते हैं तो आपका एनर्जी लेवल कैसा होता है। जैसे मैंने जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, हालांकि मैं फिजिकली उस तरह मतलब वो एक्टिविटीज नहीं करी जो करनी चाहिए अभी भी, लेकिन मुझे अपना एनर्जी लेवल डिफरेंट फील होता है। मुझे इवन अपनी स्किन जो बहुत सारे और एरियाज हैं उनमें फ़र्क महसूस होता है। मैं अपने आप को यानी बेहतर महसूस करती हूँ ओवरऑल। मुझे लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा आ गई है और मैं ज़्यादा अच्छी तरह बहुत सारे मुश्किलात के बारे में सोचती हूँ कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे देखना है। क्योंकि जंक जो है वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और ये मैं बहुत से घरों में देखती हूँ कि यंग कपल्स में अब बहुत हो रहा है कि बीवी लंच नहीं बनाती हस्बैंड के लिए या कोई चीज़ ऐसी, और वो कहता है मैं ऑफिस से खा लूँगा। और वो ऑफिस में जब वो खाता है तो वो बहुत अनहेल्दी मील लेता है। छोटे बच्चे हैं, अब वो बच्चों में बिजी है, इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। मैं देखती हूँ ऐसे लोग करते हैं कि जी वो रात को बहुत बिजी भी हैं, बहुत काम भी हैं, लेकिन दरमियान में जो टाइम मिला रात को ही कुछ ना कुछ लंच के हिसाब से ऐसी चीज़ों को पैक कर दिया। तो मैं भी यूजुअली यही करती हूँ कि जो मैंने सुबह को सैलड लेकर साथ जाना होता है ऑफिस, मैं रात को ही बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। वो ख़राब तो नहीं होता, तो वो सुबह आप निकालते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। हम समझते हैं कि वही मैंने ऐन वक्त पे सब कुछ बनाना है, ये हमें स्मार्ट कुकिंग के तरीके भी नहीं आते। फिर ये याद रखें कि जब भी आपने कोई चीज़ खानी है उसमें देखना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एप्पल खाने का साइड इफ़ेक्ट है, हाँ टाइमिंग्स का आपको देखना होता है, लेकिन आप एप्पल खाएं या बर्गर खाएं उनमें से किसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, किसके प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे ना। मैंने ये देखा है कि अगर हम लोग ओवरऑल थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें, ये देख लें कि हमारे पास हेल्दी चॉइसेस क्या है, उनके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लें। आई कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट, जैसे मैं कोई केक बनाऊंगी तो मैं उसको चक्की के आटे में भी तो बना सकती हूँ इंस्टेड ऑफ मैदा। मैं उसको चीनी को सब्स्टिट्यूट गुड़ और गुड़ को फिर ऑर्गेनिक में भी तो कर सकती हूँ ना। ये तो अब अपना डिजाइनिंग पे आप आ जाते हैं।
सो जितना नेचर के पास जाके अपनी उस एक फैमिली को अगर आप पढ़ लोगे नेचर के करीब, जितना फूड का इंग्रेडिएंट है वो अच्छा है, फिर उसके आप वेरिएशन कर सकते हैं। जिस तरह अब आपने ये बनाया, आप मीठा नहीं लेना चाहते, आप थोड़ा सा हनी मेपल सिरप की जगह डाल दें, यू नो देयर आर मेनी सब्स्टिट्यूट, जिसको आप फिर एक आप देख लो तो डिजाइनिंग मेरा ख्याल है खुद इतने तो अलग नहीं, आपको जो ये लग रहा है ना आसान, इसलिए कि आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। मैं तो समझती हूँ ये होम इकोनॉमिक्स टाइप के कोर्सेज सबको करने चाहिए, लेकिन आम जो लोग हैं वो तो इसको सोच नहीं सकते। मतलब आप स्टक हो जाते हैं कि अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो क्या डालूं। मैंने जब कुकिंग कोर्सेज अपने कॉलेज के ज़माने में किए थे तो एक दो दफ़ा, और हमें सिखाती भी वो थी कि भाई अगर आपको किसी दिन आप कुछ बनाने लगे और बनाते बनाते एकदम आपको लगा कि ये नहीं है, कॉर्न स्टार्च नहीं है, ये नहीं है, तो वो भी हमें सब्स्टिट्यूट्स बताती थी। और बाद में भी मैंने देखा है कि कई दफ़ा अगर बच्चे एकदम से कहते हैं घर में हम कुछ बना रहे हैं और कोई लाने वाला भी नहीं हो, कोई इंग्रेडिएंट नहीं, तो हम फौरन गूगल करके देख लेते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। टीचर थी होम इकोनॉमिक्स की, वो मतलब उस वक्त भी काफी एज की थी, तो वो हमें कहती थी तुम लोग चीजों के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के अलावा इक्विपमेंट के बारे में हमेशा से एक्सक्यूजेस ना दिया करो कि मेरी नानी तंदूर में केक बेक करती थी। तो हम कहते थे अच्छा उस वक्त आपको क्या, आप मैट्रिक अभी आपने किया है, सो देयर आर लॉट ऑफ वेज। अब आप देखिए, अब सर्च करें तो पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, यू नो दे आर यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो उनके लोकल्स भी होते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है जी, साइड इफेक्ट्स कम से कम उसके होने चाहिए। नो कॉम्प्लिकेटेड रिजीम टू लर्न, यानी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए कि वो बनाना जो है उसके इतने मल्टीपल स्टेप्स हैं और वो आपको पागल किए हुए हैं, फिर ये लेयर, फिर वो लेयर, फिर ये तरीका। जितने हम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे खाने बनाने की चीज़ को, तो वो उसमें उतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो रही है किसी न किसी लेवल पे। अब नोट कर लें, अब आप घर में बनाते बनाते देखिएगा, वो आप ऑटोमेटिकली फिर उन चीज़ों की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। ना सिंपल है, मतलब मुझे समझ वैसे नहीं आती थी कि इसको किया कैसे जाएगा, लेकिन मैं अक्सर कहा करती थी जब भी कहीं पे होता था, और कुछ लोगों से मेरा इस पे इख्तिलाफ भी हो जाता था, कि मैं उनको कहती थी कि हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना है, हमारा मकसद दीन को प्रैक्टिस करके जो लोग जहन्नम में अपने आप को गिरा रहे हैं उनको ठीक करना है। हम ये बिरयानियाँ और निहारियाँ और हलवे बनाने में लगे हुए हैं, हमने अपनी जिंदगियों को ज़ाया किया। लोग कहते थे नहीं, अगर वही बात है शौहर चाहता है, तो मैं कहती थी वो शौहर जिसका बेटा है उन्होंने क्यों उसको ये इतने मज़े दिए या इतना कुछ किया। अब आप देखें गैस के कितना क्राइसिस है, हमारा तो दिमाग सारा दिन खाने पीने में ही लगा हुआ है, सुबह से शाम तक हम खाने पीने के बारे में ही लगातार सोच रहे थे। और दूसरा ये कि बोनस इफेक्ट होना चाहिए। बोनस इफेक्ट ये होता है, अभी मैं आगे आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। मसलन आप एक सब्जी या एक फल या एक कोई कुछ भी खा रहे हैं, उससे आपको मल्टीपल एरियाज में फायदा हो रहा है। कैटेगराइज नहीं आपको इतना करना पड़ रहा कि भाई ये खाऊं तो ये मिलेगा, ये खाऊं तो ये मिलेगा, तो वो बोनसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जी आप अगर एक फल खा रहे हैं तो आप उससे मसलन आपको फाइबर भी मिल रहा है, ठीक है, आपको आयरन भी मिल रहा है, आपको कैल्शियम भी मिल रही है, आपकी स्किन भी अच्छी हो रही है। मैंने जब डाइट में अपनी कुछ साल पहले सेब ऐड किया था ना, एक सुबह एक शाम, तो मैंने ये नोटिस किया था कि उससे मेरा वजन भी कम होने में मुझे हेल्प हुई, उसके क्रंच से मेरा मूड भी अच्छा सा, मतलब जब मैं सेब खाती थी मेरा मूड अच्छा होता था। फिर उसके बाद मेरे दांत थोड़े से मजबूत हो गए थे, फाइबर ऑब्वियसली, स्किन अच्छी हो गई थी, मतलब मुझे बहुत सारी चीजों में काफी बेहतरीन। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा A1C थोड़ा प्री डायबिटिक में आया तो मैंने चीनी कट की तो ऑटोमेटिकली बोनस क्या मिल गया, वजन कम हो गया। हम जब वजन कम करने की कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसको नहीं देख रहे होते कि हम क्या कर रहे हैं। ये लाइफ लॉन्ग वेंचर है आपका, ये नहीं है कि कुछ दिन करना है और फिर छोड़ देना है। मतलब आप सोचें कि वो जो आखिरी सांस तक मैंने जो काम करना है, ताकि वही बात है कि मैं अल्लाह की इबादत अच्छी तरह कर सकूँ, ये है। क्योंकि जो लोग सिर्फ डाइट प्लान बनाते हैं, कहते हैं बस ये साल, बस 6 महीने, बस 3 महीने, और फिर दोबारा से गलत काम करते हैं। फिर बी काइंड टू योरसेल्फ व्हेन थिंग्स डोंट गो परफेक्टली। क्योंकि अगर आपने ये सोचा है मैंने सारी जिंदगी करना है, अब ये वाला मेरा हफ्ता जो था इसमें मैंने इरेगुलर ईटिंग भी कर ली, थोड़ी सी बाजार की चीज़ें और इस तरह नहीं खाई, पता भी चल रहा है, तो फिर मैंने अपने आप को कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस वीक के बाद ठीक कर लूँगी। लेकिन ये नहीं किया कि भाई बस आप छोड़ ही दो, अब खाते ही जाओ, या ये कि क्या फ़ायदा मेरा इस तरह करने का, मैं अपने आप को ठीक तो कर नहीं सकती, मतलब इस तरह की बात नहीं। जब आप सोचते हैं कि मैंने करना ही फॉर लाइफ है, तो बीच में कभी कभार डिप आ सकता है, दैट्स ओके ना।
अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा ना, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगी, ये खाएं, ये ना खाएं, ये करें, लेकिन मैं आपके अभी भी कॉन्सेप्ट पे रहूंगी कि बेसिक्स अपने ठीक करने हैं। अब इसमें ओवर कंज्यूम्ड न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके बारे में आपने मोहतात हो जाना है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अच्छे नहीं हैं सेहत के लिए। कौन कौन से हैं? एडेड शुगर के बारे में हम ये देखते हैं, इसमें सारे ये आपके वही हलवे, डिजर्ट्स, बेकरी आइटम्स, केचप आती है, सैलेड ड्रेसिंग जितनी आती हैं, ये ब्रेकफास्ट सीरियल आते हैं, ग्रेनोला बार्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आपको शुगर को, बेसिक रिकमेंडेशन है 10% ऑफ जो आपकी डाइटरी अलाउंस है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना, और वो कहते हैं 5% पे रखें। और 5% पे रखने का मतलब ये है, एक फीमेल को 6 टीस्पून से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी इन अ डे, और एक मेल को 9 टीस्पून से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी इन अ डे। ये अपर लिमिट है। और इस वक्त देखा यह गया कि करंटली जो कंजम्पशन है हर बंदे की वो 14.1% है या उससे ज़्यादा। मतलब हम सोचेंगे मैं तो 6 चम्मच नहीं लेती, लेकिन हम इतना कुछ खा रहे हैं जो शुगर बन रही है, जिसमें हिडन शुगर्स आ रही हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। एक दफ़ा मेरी बच्चियों ने ऐसे ही कहा कि हम ना 1 मंथ के लिए शुगर फ्री रखेंगे, हम कोई शुगर नहीं लेंगे। तो मैंने इनसे कहा चलो, उन दिनों मैं भी ये एफर्ट कर रही थी, वहाँ से भी मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने शुगर को कंट्रोल किया। मैं कहा चलो मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल होती हूँ। अच्छा, मैं सुबह नाश्ते में ब्रेड खा रही तो वो मुझे आके मेरे सर पे खड़ी होगी, मेरी बेटी कहती है ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा शुगर तो नहीं ली। तो कहती है इसके अंदर शुगर होती है ब्रेड में। अब मैंने कहा इतनी तो मैं लूँगी। कितनी एरियाज में उसने मुझे कहा इसमें भी शुगर है आप खा रही हैं, इसमें भी शुगर है आप खा रही हैं, और वो हिडन शुगर थी जो नज़र ही नहीं आ रही थी। तो आपको मैं यकीन से बता रही हूँ कि आप लोग 6 चम्मच से ज़्यादा ही ले रहे हैं शुगर ऑलरेडी ना। तो अगर आप एडिड शुगर डाल रहे हैं तो सोचे कि वो फिर किस नंबर पे जा रहा है। अच्छा, इसी तरह दूसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को देखना है आपने। कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है दिस इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल फूड। इसमें अब डिफरेंट परसेंटेजेस देखी गई है। मतलब मीट में 42%, एग्स में 25%। एक अंडा जो है बहुत बड़ा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का, 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल उससे मिलता है, हाईएस्ट सोर्स है। अच्छा, फिर ग्रेन्स लेते हैं जैसे ओट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ है, उसका 17%, और दूध में 11%। अब इससे हमें क्या पता चलता है? मसलन मीट को कम करना चाहिए, रेड मीट इतना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आप कंज्यूम करेंगे। हम ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ लेते रहते हैं और हम टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मीट नहीं बंद करते, कहते हैं कि वो उसके बगैर तो कोई रह नहीं सकता। तो आदत ये डालें, वंस अ वीक लें, कम लें। उसमें भी आप रेड मीट से ज़्यादा वाइट मीट लें। वाइट मीट आपको नहीं पसंद, चिकन को आपको एतराज़ रहता है, तो आप फ़िश ले लें। फ़िश बेहतर है मीट की जो शक्ल है, देख के रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में लेना है। ग्रेन्स बेहतर है। अंडा भी जो है वो कम से कम लें। कितने ले सकते हैं? कहते तो ये है कि आप 1 या 2 लें। जो लोग 5 अंडे एक हफ्ते में खाते हैं उनके चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, और उनकी चांसेस ऑफ डायबिटीज़ भी बढ़ जाता है। इस पे रिसर्चेज हैं पूरी। जो ब्रेड्स आपकी बनती है उनमें भी थोड़ा बहुत अंडा होता है, और भी हम कबाब खा रहे हैं तो कई दफ़ा उसके भी ऊपर भी अंडा लगा हुआ होता है। वो हमें हिडन तो नज़र ही नहीं ना आते। जो लाइफस्टाइल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रोटीन्स के लिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एनिमल सोर्स पे आपको जाना है। जब आप यही प्लांट्स और ये सब लेते हैं तो आपकी प्रोटीन्स पूरी हो रही होती हैं। दालों का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो प्रोटीन को ही पूरा करने के लिए बनाया है। किसी में कौन से अमीनो एसिड्स ज्यादा है, किसी में कौन से वाले ज्यादा है, तो वो जब कॉम्बिनेशन बनता है तो प्रोटीन का जो आप देखें सारे इंडियंस वो तो कोई नहीं खाते जी। पूरा करते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड फैट्स, वो वाले फैट्स है घी जो रूम टेम्परेचर पे जमा हुआ हो। इससे जो कैलोरीज आपको टोटल मिलनी चाहिए 5 to 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, इसमें जो टॉप सोर्स आ रहा है इस वक्त वो कहते हैं चीज़। चीज़ के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। कॉटेज चीज़ नहीं, कॉटेज चीज़ हेल्दी होता है, लेकिन जो बाकी चीज़ हम खाते हैं, अब चीज़ ऑमलेट खा रहे हैं, एक्सट्रीमली अनहेल्दी। एक तो कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा, ऊपर से आपने चीज़ डाला, वो सैचुरेटेड फैट्स भी आपने बेतहाशा ले लिए। देखें, मजे सिर्फ जन्नत में है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आ जाए ना,
अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा, मज़े के लिए नहीं भेजा। और हमने इबादत में मज़ा ढूंढना है। हम इसीलिए दुनिया में ज़्यादा इंगेज हैं कि हम दुनिया में मज़े ढूंढ रहे हैं। आप फ़र्क महसूस करें ना। मैं अक्सर पेरेंट्स को बताती हूँ कि कोई भी बात तो मैं कहती हूँ, जैसे इवन कोई मदर होती है ना, अपना बच्चे को फीड नहीं कराना चाह रही होती, बॉटल फीडिंग कर रही होती है, तो मैं उसको कहती हूँ कि देखो जो काम आसान है ना वो गलत है। गलत काम करोगे तो उसके नताइज हमेशा गलत भुगतोगे। वही बात है, अल्लाह ताला ने हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स के साथ इस दुनिया में भेजा है। तो चीज़ जो है इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि हर इस्तेमाल हो रहा है चीज़, प्रोसेस चीज़ है ना, प्रोसेस्ड है और उसकी कैलोरीज जो है सैचुरेटेड फैट्स हैं उसमें। इसी तरह मार्जरीन लोग बहुत यूज करते हैं। अच्छा, जैसे ये पीनट बटर है जो घर में हम बनाएंगे तो हेल्दी है कि नहीं? थोड़ी क्वांटिटी अगर आप लेंगे ना, लिमिटेड, वो आप नट्स पे आएंगे ना, तो वो देखना कि वो ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, बीफ, फैट्स, ऑयल्स, मिल्क और सॉसेजेस। अब मिल्क का भी वो कहते हैं कि जिनको खास तौर पे दिल की बीमारी है वो, या जो मतलब डिजीजेस ज्यादा है ना, जिसमें आपके लिए सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है, तो आपको मिल्क को भी कम करना होगा, क्योंकि उससे भी आप फिर फैट ले रहे हैं। वैसे मिल्क हेल्दी है, उससे आपको कैल्शियम मिल रही है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में वो बीमारी है तो फिर आपको इस मामले में भी केयरफुल होना पड़ेगा कि आप स्किम मिल्क लेंगे। हम ये बार बार कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल क्या था? तो वैसे इतना कम खाना खाते थे, इतने सादा। हाँ जी, वो ये तो नहीं सुबह उठ के पराठा खा रहे हैं, फिर उनको थोड़ी देर बाद अब वो फलों की ट्रे आ गई है, फिर उनके पास वो सैलेड बन, ऐसे थोड़ी था। और एक्सरसाइज कितनी थी, चलना पैदल जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बाकी सब बातें भी तो देखिए ना। हम फौरन सुन्नत को गलत जगह पे अटैच ना करें कि वो जी मसनून तरीका ये था। ऑलिव ऑयल यूज करें, आप वेजिटेबल ऑयल यूज करें। हमारा जो देसी घी होता है वो इस्तेमाल करना है, तो फिर उसकी क्वांटिटी देखिए ना कितनी आप कर रहे हैं। मसलन वही बात है कि कोई आप हार्ट पेशेंट है और वो घी इस्तेमाल करता चला जा रहा है बहुत क्वांटिटी में, उसको कैलोरीज भी तो देख के रखनी है ना कि मेरी कैलोरी काउंट के अंदर अंदर वो हो, फिर वो तो फिर नेचुरल हो जाएगा ना। नेचुरल जो होता है घी, जो खुला दूध है वो ठीक होता है। अच्छा, ये जो बहस है ना, मैं इसमें नहीं पड़ती। ये आपकी अपनी चॉइस है कि खुला दूध सही है, डब्बे वाला सही है। ना मैं डब्बों के अंदर घुसी हूँ, ना मैंने खुले दूध के लिए भैंसों को जाके चेक किया है। ये अब आपके अपने ऊपर है। मेरा काम है आपको बताना कि जो दूध है उससे आपको क्या मिल रहा है। सैचुरेटेड फैट्स मिल रहे हैं, तो वो आपने देखना है कि जी मिल्क में कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, मिल्क में सैचुरेटेड फैट्स आ रहे हैं। सोडियम विच इज सॉल्ट, टॉप सोर्स ऑफ हमारे पास सोडियम कहाँ से आ रहा है? 70% आ रहा है जो हम बाहर से खाने ला रहे हैं, जिसमें फास्ट फूड है हमारा, बेकरी आइटम्स में अगर कोई नमकीन चीजें हैं, सॉसेजेस हैं, या ये जो हमारे पास चिकन नगेट्स हैं, जितने प्रोसेस फूड है जितने वो आपके फ्रोजन फूड्स आ रहे हैं, इन सब में 70% आपका जो है वो सॉल्ट है। इसीलिए इनके अंदर मजा है। यानी आप अगर घर में नगेट्स बनाते हैं, बच्चे कहते हैं मैं मजा नहीं आ रहा। वो फ्लेवर नहीं था। 14% खाने के अपने अंदर होता है, इनहेरेंट टू द फूड होता है। हम घर में 5% डालते हैं और जो छिड़कते हैं ऊपर वो अनदर 5% है। तो अब हम दो चीजें तो बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। छिड़कना छोड़ दें, सूप में पहले भी डला हुआ है, फिर हमने और डालना है, उसके नेचुरल फ्लेवर्स ही नहीं रहने देने। ठीक है, छिड़क छिड़क के हमने ऊपर से खाना है। मैंने तो बहुत सालों से छिड़कना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। लोग ना काला नमक हमारे इतना खाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि काला नमक भी इक्वली बैड है। जी बिल्कुल है। क्या ये मिथ है कि एक दफा अगर ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करते हैं तो वो बस सारी जिंदगी खानी है? हाँ जी, ये मिथ है। इवन शुगर के लिए भी अब कहा जाता है ये मिथ है। अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा पेनक्रियास डैमेज भी है ना, और आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो शुरू में आपकी मेडिसिन कम होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका पेनक्रियास जो है वो बीटा सेल्स बनाना शुरू कर देता है। अब तो इस पे रिसर्च हुई भी है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतनी शॉकिंग बात है मेरे लिए। ये एक था कि हमने, इवन डॉक्टर्स ने भी बीमारियों, क्रॉनिक डिजीजेस को एक्सेप्ट किया हुआ है। इवन पेशेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि वही बात है कि एक दफा होगी तो ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक हो सकती है। डॉक्टर आपको दवा लिख देते हैं, वो लाइफस्टाइल चेंज करनी है। उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा हुआ ना, हमें मेडिसिन में चीजें नहीं पढ़ाई जाती। जितने डॉक्टर्स एजुकेट होंगे उतना ज्यादा मैसेज लोगों तक जाएगा, उतनी हमारा ये जो हेल्थ का लोड है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट को पसंद नहीं किया गया, सॉल्ट को मिनिमम पे रखिए। सॉल्ट बहुत बुरा है जो जी। पिंक सॉल्ट है उसको भी हम नहीं कहेंगे। हिमालयन सॉल्ट जो है,
अगर हम उसको कंपेयर करें तो जो हम लेते हैं बाजार से सॉल्ट, ये जो हम लेते हैं रिफाइंड सॉल्ट, ये बहुत खराब है। जो लाहौरी नमक कह के शायद मिलता है, जो कि वो दूसरा होता है, वो बेहतर है। बहुत खराब है क्योंकि ये बहुत प्रोसेस्ड है, बहुत रिफाइंड है, और इसमें जो सोडियम का कंटेंट है वो बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपने नोटिस भी किया कभी वो मोटा है जरा। वो आप कितना ही डालते जाओ तो आपको इतनी लेवल तक नहीं आता। सोर्सेज तकरीबन एक जैसे ही होते हैं इनके, लेकिन वो जो होता है ना वो प्रोसेस्ड कम होता है, और वो कहते हैं उससे आपका नमक का जायका भी कम आएगा। अच्छा, रूल ऑफ द थंब इज, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं बनी बनाई ना, जैसे वो कमर्शियल प्रोडक्ट जिसपे न्यूट्रिशनल वैल्यूज लिखी होती हैं, तो जितनी टोटल कैलोरीज हैं उससे सोडियम मैच करे तो बस वो ले लें। जैसे उसमें लिखा हुआ है 2000 कैलोरीज और सोडियम 200, उससे मैच करता हुआ है ना नंबर जो है ना, तो वो कहते हैं कि फिर इसका मतलब है इसमें सॉल्ट बराबर का ही है, मतलब ज्यादा नहीं है, तो आप इस्तेमाल कर लें। जो रिकमेंडेशन है कि जो एडल्ट्स हैं उनको 6 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नहीं डेली यूज करना, और ये 6 ग्राम सॉल्ट बनता है 1 चम्मच, 1 टीस्पून। वही वाली बात आप वाली कि अब आप ये देखिए सोया सॉस दुनिया जहान की चीजों में भी सब में है। बना है। इसलिए तो कह रही हूँ, जैसे हम सूप बनाते हैं, अगर आप उसमें कोई ये बने बनाए क्यूब्स डाल रहे हैं वो भी सॉल्ट है, ठीक है। फिर आपने सोया सॉस डाली वो भी सॉल्ट है, फिर आप उसके ऊपर बाकी चीजें रख के फिर डालना शुरू कर देते हैं, तो आप कितना ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं।